अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और आज उसका एक और नतीजा निकला है। ख़बरें ये आ रही हैं कि आज जो SIFC की मीटिंग होनी थी उससे पहले शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ की एक लंबी मुलाकात हुई है। अदलिया के साथ मामलात सब के सामने हैं, सियासी मामलात सब के सामने हैं, मुआशी मामलात सब के सामने हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं डिफरेंट एंगल से हर चीज़ को देखता हूँ। डॉट कनेक्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में। हमारा मुल्क वो मुल्क है इस वक्त के जहाँ पे लिटरली मौसम का हाल भी खबर देने वाले अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, बल्कि जो इन्हें उधर से व्हाट्सएप आता है वही बताना पड़ता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि मीडिया किस कदर कंट्रोल में है, मीडिया में कैसे पंजे गाड़े हुए हैं कुछ स्याह कुव्वतों ने। तो फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक दिन एक बात की जाती है और अगले दिन एक तवील मुलाकात होती है। पहले ये शॉर्ट सा क्लिप सुने, पहले इसमें क्या धमकियाँ दी जा रही हैं, और अगर आपको लगता है कि ये किसी ने अपने पास से बात कर दी और इसकी इजाज़त नहीं है या व्हाट्सएप पे ये नहीं कहा गया कि करो, तो मेरे ख्याल में फिर हम सभी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इसका बड़ा जिक्र हो रहा है और ये मैं पहला नहीं हूँ जो ये चलाने लगा हूँ, जो आप पहली बार देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले सारे डॉट्स आगे कनेक्ट होंगे, इसलिए मैं ये क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, मुलाहिजा करें। मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। आई थिंक दैट यू कैन नॉट रूल आउट नाउ। मैं आज बड़े खुल के ये आपसे कह रहा हूँ और मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये पीछे ना हटे, सारे खान साहब पीछे ना हटे, केपी गवर्नमेंट पीछे ना हटी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे ना हटी, जजेस पीछे ना हटे, अगर ये पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होती गोइंग फॉरवर्ड और ये ऐसे ही मामला चलता रहा, कोई चीज आयशा रुकी नहीं रहती, या बेहतरी की तरफ जाती है या खराब होती है। लेकिन जैसी चीज ही नहीं होती साइंस के अंदर, इक्विलिब्रियम जैसी चीज ही नहीं होती साइंस के अंदर। इक्विलिब्रियम होता है वहां आके खड़ा नहीं होता पेंडुलम, मूव करता है। तो अब ये है कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी, और अगर ये पेंडुलम ऐसे ही मूव करता रहा तो फिर ये मेरा ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू थिंक ऑफ सम मेजर। जजेस को रोकने का मेजर और जो आजादी की इस वक्त जो ख्वाहिश है आवाम के अंदर और पीटीआई जिसको पुकार रही है, उसके लिए emergency will have to be imposed. Okay. Whether it will be a financial emergency or it will be a general emergency or it will be some special emergency, I can't say. मगर क्या जब इमरजेंसी लगेगी तो बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी। मगर अगर मसला अभी जी नाज़रीन इकराम, थोड़ी सी इसमें मजीद भी गुफ्तगू है कि अगर एमरजेंसी लगे तो जजेस एमरजेंसी को ख़त्म भी कर सकते हैं, तो फिर जजेस को ही फारिग कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई बंदा इतनी बड़ी बात कर सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट एमरजेंसी लगा सकती है। एमरजेंसी आपको पता है कि मुशर्रफ ने 2007 में लगाई थी, तो मुशर्रफ को सजाए मौत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की तौसीक कर चुकी है। मुशर्रफ को कानूनी तौर पर सजाए मौत एमरजेंसी लगाने पर हुई, उसके बावजूद टीवी पर एक बंदा बोल सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट एमरजेंसी लगाने जा रही है, जजेस को भी फारिग करने जा रही है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई पीक पर है। लड़ाई क्या है? ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट इनके घरों में घुस गई, कैमरे लगा दिए, इनके घर वालों को अगवा कर लिया, तो लड़ाई जजेस ने तो नहीं छेड़ी, जजेस ने तो इंसाफ देने का बेड़ा उठाया हुआ है। बहरहाल यहाँ से अब आपने समझना है, एक दिन पहले यह खबर चलाई जाती है कि एमरजेंसी लगने जा रही है, अब कोई और रास्ता नहीं है, सब पीछे ना हटे, अगर अदलिया पीछे ना हटी, अगर इमरान खान खामोश ना हुआ, अगर केपी के गवर्नमेंट पीछे ना हटी, तो हम एमरजेंसी लगा देंगे। अगले दिन फिर सुबह शहबाज शरीफ से तवील तरीन मुलाकात होती है। अब आपने इन दो डॉट्स को कनेक्ट करना है, पहले एक दिन ये खबर और फिर अगले दिन SIFC की मीटिंग थी, वहाँ पर सारी बातें हो सकती थी, लेकिन SIFC की मीटिंग से पहले आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की तवील मुलाकात की वजह। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लें कि क्या मामलात हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या गुस्सा है, क्या तशवीश है। मैं अब आपको इसके मज़ीद डॉट्स दिखाने जा रहा हूं ताकि सारे कनेक्ट हो जाएं। नाज़रीन इकराम, पिछले साल जब SIFC बनाई गई तो हमें कहा गया कि मईशत एक साल में ठीक हो जाएगी, मायूसी कुफ्र है, बड़ी अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए। फिर खबरें चलवाई गई एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें प्रोपोगेंडा हैं। बल्कि मैं आपको एक क्लिप भी सुनवाता हूं कि एक साल पहले कौन सी बड़कें मारी गई थी, ये क्लिप सुने। उन्होंने कहा कि मैं MBS के पास गया, इस तरह से मैंने बात की, फिर 25 बिलियन उन्होंने कहा मैंने $1-2 बिलियन लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं $25 बिलियन मुझे चाहिए, ये स्कीम है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है, आपको फूड सिक्योरिटी चाहिए, आप हमारे यहाँ आ जाएं,
ये हम सारी आप बातें करें। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक और, जब 25 बिलियन को उन्होंने हाँ कह दिया तो उन्होंने कहा मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि 10 बिलियन डॉलर आप मुझे जो देंगे वो मैं आपको डॉलर में वापस नहीं करूंगा, वो मैं आपको रुपयों में करूंगा, जिसकी जरूरत आपको यहाँ होगी पाकिस्तानी कंपोनेंट के लिए जो आप इसको लगाएंगे। तो वो 10 बिलियन डॉलर अगर हमारे पास स्टे कर जाते हैं विदाउट पेइंग बैक, तो ये तो एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। वो बोला इसके बाद मैं फिर क्या यूएई और वहां MBZ से बात की, मोहम्मद बिन जैद से, उससे भी मैंने सारी बातें की, उन्होंने एग्री किया कि बिल्कुल जी मैं भी इसी सेम टू सेम चीजें मैं भी करूंगा। तो 50 बिलियन में उन्होंने कमिटमेंट लेके आए हैं, बैठ के उनके साथ बैठ के लेके आए हैं, सारी स्कीमों को बता के देख के लेके आए। तो 50 बिलियन डॉलर, कैन यू इमेजिन फॉर पाकिस्तान वेयर। तो ये बढ़के मारी गई थी कि सऊदी अरब जब गए बड़े साहिब तो वहां उन्होंने कहा कि आप ये कर दें, 25 अरब डॉलर मैं लेने आया हूं आपसे, मैं 1-2 अरब डॉलर नहीं लेने आया, और वो 25 अरब डॉलर जो आप हमें देंगे 10 अरब डॉलर मैं पाकिस्तानी रुपयों में आपको वापस करूंगा। वैसे ऐसी बातें करने वालों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। कोई बंदा आपको डॉलरों में कर्ज देगा और आप उसे रुपयों में वापस करेंगे और वो कहेगा कि ठीक है, और वो भी 10 अरब डॉलर, जबकि हमारे जो बिजली के मंसूबे लगे हैं हम रुपयों में बिल पे करते हैं, जबकि हम मुनाफा कंपनियों को डॉलरों में दे रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि आप डॉलर लेकर आएं, हम आपको रुपयों में 10 अरब डॉलर वापस कर देंगे। 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ गया था ख्याली पुलाव में, 25 अरब डॉलर ही यूएई से आ गया था। तो ये साहिब कह रहे हैं कि 50 अरब डॉलर का बड़े साहब सौदा कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में मौजा ही मौजा हैं। तो बड़ी कहानियां सुनाई गई। एक साल बाद रिजल्ट ये है कि 50 साल की सबसे कम सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, और तहरीक इंसाफ अब इस पे चीख पड़ी है और बोल रही है। अब पीटीआई कह रही है, ये हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि SIFC की दुकान पर रेकोडिक की फातिहा, सोने की कान, रेकोडिक की तारीख, इफ्तिखार चौधरी के अदालती फैसला और नून लीग पीपल्स पार्टी की कमज़ोर सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान पर आलमी अदालत में 9 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की सफारती कोशिशों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में 9 अरब डॉलर का जुर्माना माफ़ हुआ और रेकोडिक इसकी बजाय एक असासा बन गया। फिर कहते हैं कि गैर आइनी और फ्रॉड SIFC की छतरी तले अब इस कौमी असासे को औने पौने दामों बेचकर सरमायाकारी का ढोंक रचाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने वाले इमरान खान के बनाए मंसूबों को बेचकर अपना क्रेडिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो रेकोडिक हमें सोना तांबा देता, वो रेकोडिक हम अरब ममालिक को औने पौने दामों दे रहे हैं, जबकि हमारे पास छनकना होगा बचाने के लिए। बढ़कें थी 50 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर लाने की, खबरें चलवाई गई 1 साल में मईशत भी हम ठीक कर देंगे। सूरत हाल आज ये है कि माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने हमारी इंपोर्ट्स बंद की हुई हैं, मुट्ठी बंद की हुई है। IMF आपसे शर्त ये रखेगा कि पहले तो सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करें, जब वो ख़त्म होंगी तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। IMF दूसरी शर्त ये रखेगा कि आप दूसरे ममालिक से अपनी तिजारत ख़त्म नहीं कर सकते, आप जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो करें ताकि दूसरे ममालिक की मईशत को भी फ़ायदा हो। IMF इसी प्रिंसिपल पर चलता है कि सबकी मईशत चलनी चाहिए, तभी दुनिया तरक्की करेगी। आप इंपोर्ट्स बंद कर दें और कहें कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। हमारी जैसी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, अगर 5-10 अरब डॉलर भी बढ़ गई तो हमारा करंट अकाउंट खसारा पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये खसारा जैसे ही पैदा होगा पाकिस्तान में डॉलर का रेट, जैसे माशी माहिरीन कह रहे हैं कि 330 तक जा सकता है। अब लोगों को क्योंकि ये नज़र आ रहा है, इसी दौरान लोग ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे। सो इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं, अदलिया भी स्टैंड ले रही है, और ऐसे में बजाय इसके कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए, अब लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करके वहाँ के चीफ जस्टिस क्योंकि बात नहीं मान रहे और जाली मामलात में इनका साथ देने को तैयार नहीं है, उनको मैनेज करके सुप्रीम कोर्ट भेज दो, सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे डाल दो, कोई इंपॉर्टेंट केस ना दो। जैसे देखें जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी का भी हिस्सा हैं जो आर्टिकल 184(3) के तहत सोमोटो लेती है या बेंच बनाती है, उसमें बाकायदा वो उसके सीनियर जज हैं, यानी सीनियर 3 जजों में से एक हैं।
لیکن ان کو کوئی امپورٹنٹ کیس قاضی صاحب نہیں دے رہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر حق سچ پر کھڑے ہو گئے, ان کو سپریم کورٹ لے جا کے بیک بینچ پہ ڈال دو, کوئی امپورٹنٹ سیاسی کیس دو ہی نہ, اور سب کچھ ختم. تو اس طرح لوگوں کو ضائع کیا جاتا ہے, اس سے اگلے کو بھی پھر لایا جاتا ہے, تو پھر اس سے پیچھے تو موجیں ہی موجیں ہیں. عسکری علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو جائیں گے, پھر عمران خان پہ ریاست سے جنگ اور غداری اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمات بنیں گے. جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو اب وہ لاہور ہائی کورٹ مینج کرنے چل پڑے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, اور یہ کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس ملک کی پرواہ کسی کو نہیں ہے, ملک جائے بھاڑ میں, ہماری ایکسٹینشنیں اور ہماری بادشاہتیں بس قائم رہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.